नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश के लिए उस बड़ी खबर पर जिसने अब सबको चैन की सांस लेने पर एक तरीके से राहत दी है। तो ये राहत है छत्तीसगढ़ से, जिसकी शुरुआत हुई है कि नक्सलवाद से अब देश मुक्त हो रहा है और छत्तीसगढ़ तो मुक्त हो ही गया है। इस बात की घोषणा की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में, और फिलहाल जो चर्चा चल रही है उसमें उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि सरकार ने कैसे नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं कि अब नक्सलवाद जब खत्म हो गया है तो सरकार कैसे कदम उठाए, कैसे उस स्थिति को बरकरार रखे जो आज बनी हुई है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनाते हैं लोकसभा में आज किस तरीके की दहाड़ सुनाई दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। सुनिए। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? या अपने गढ़े गढ़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। तो सुना आपने किस तरीके की बातें आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कही। उनकी बातों से साफ है कि अब नक्सलवाद न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में भी खत्म होने की कगार पर है और कुछ बचे खुचे लोग बाकी हैं जिन्हें 1% से भी कम आंका जा रहा है।
कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोग सही इस पूरी घटना में मारे गए। लेकिन इसके बावजूद राजनीति जारी है, क्योंकि आज जब लोकसभा में चर्चा हुई तो कुछ लोग इसके पक्ष में भी खड़े थे और कुछ विपक्ष में भी नजर आए। रायपुर के सांसद, छत्तीसगढ़ के सांसदों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पिछले 2 दशकों में लगभग 2700 से अधिक सुरक्षा कर्मी अपनी शहादत दी है। उन शहीदों और परिवारों का दर्द किसी भी चुनावी हार जीत से ऊपर है। इन सभी बलिदान जो हमारे बलिदानियों को किसी के भी सामने उनके नतमस्तक हम सब हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं इस समस्या की जड़ों तक जाती हूँ। किसी को दोष देना बात अलग है, लेकिन समस्या का जड़ जानना जरूरी है कि यह स्वीकार करना होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जन्म केवल एक उग्र विचारधारा की लड़ाई नहीं है, जिसकी जड़ें अत्यधिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव, स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी में छिपी हैं। जब तक बस्तर की सुदूर अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी न्याय नहीं पहुंचेगा, तब तक भारी शक्तियों ने वहां के सरल आदिवासियों के मन में व्यवस्था के प्रति रोष भरने का काम किया। आज यह समस्या अत्यंत आक्रामक है, हिंसक रूप में है। सरकार समय समय पर गोली का जवाब गोली से देने की नीति अपनाती है। इस लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं। पिछले 1 दशक के आंकड़े देखें तो लगभग 500 से अधिक जवानों ने मुठभेड़ों में अपनी जान गंवाई है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस जंग के बीच कई बार हमारे मासूम निर्दोष ग्रामीणवासी निर्दोष चपेट में आ जाते हैं। मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि ऐसी घटनाओं को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि आदिवासियों का व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से भ्रमजाल पैदा किया गया और सशस्त्र आंदोलन के नाम से लंबे समय तक राज्य के छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से को जकड़ करके रखा गया था। अब वह इतिहास बनकर रह जाएगा। आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दशकों तक लाल आतंक का साया हमारे आदिवासी क्षेत्रों पर मंडराता रहा है और आज जब हम कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक भारत को हथियार बंद नक्सलवाद से मुक्त करेंगे, तो यह केवल एक सरकारी लक्ष्य नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की और ये साझा प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा जब नेतृत्व लेता है तो पूरा देश उन पर विश्वास करके उनके पीछे खड़ा होता है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये संकल्प का प्रभाव होता है। तो सुना आपने किस तरीके की चर्चा चल रही है, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्टूडियो में आज विशेष मेहमान और पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे नक्सल मामलों के एक्सपर्ट मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपने सुना कैसे लोकसभा में इस मसले को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा में एक बात साफ है कि नक्सल मुक्ति अब सामने है, और कहें कि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी तरीके के दावों के साथ अभी अमित शाह जी का भाषण फिलहाल लोकसभा में चल रहा है। लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या सोचती है पार्टियां, पहले शुरुआत करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से। नक्सल मामलों को करीब से वो देखे भी है और उन्होंने झीरम घाटी की घटना को भोगा भी है। ऐसे में उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है, जिसकी घोषणा लोकसभा में हो गई है, वो क्या सोचते हैं, पार्टी से अलग उनकी राय है क्या, या उनकी पार्टी की क्या इस मामले में राय है? मैं दरअसल में देखिए, इस तरह से आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने घोषणा की है कि लगभग नक्सलवाद का समाप्त हो चुका है और अधिकांश लोगों ने हथियार छोड़ करके मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है, आत्मसमर्पण किया है। ये निश्चित रूप से एक देश के लिए और समाज के लिए स्वागत कदम है। और ये
भारत देश के लिए एक बड़ी सफलता है और मैं इसके लिए प्रयत्न करने वाले तमाम जो बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी हैं, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, जिन लोगों ने लंबा प्रयास किया है, उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि पूरे भारत के आंतरिक व्यवस्था के लिए जो एक चुनौती के रूप में नक्सलवाद था, उस नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है और ये बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल इस बात का है कि एक आपने जैसे उल्लेख किया कि मैं झीरम में था, तो मेरा प्रश्न ये है कि झीरम के तमाम जितने बड़े बड़े नक्सलवादी थे, जिन लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे, जिन लोगों ने वहां गोलियां चलाई, सारे लोग या तो पकड़े जा चुके हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो क्या सरकार ने कभी उनसे पूछताछ की है या पूछताछ करके जो झीरम घटना है उसके रहस्य से उस आवरण को हटाने का प्रयास किया है? क्या जिन लोगों ने 31 लोगों ने शहादत दी, उनके साथ न्याय करने का प्रयास किया है? तो इस संदर्भ में अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है कि जो झीरम में संलिप्त जो नक्सलवादी थे, उनसे झीरम की घटना के संबंध में सरकार ने कोई पूछताछ की या नहीं की। अब दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद ये तलवार के धार पर चलने जैसा है मोहन भाई। यानी आपने एक बड़ी सफलता अर्जित की है, मगर जिस तरह से सपने आदिवासियों के मन में जगाए गए हैं, स्कूल का खुलना, अस्पताल का खुलना, सड़कों का बनना, देश के मुख्य धारा में शामिल होना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छे पेयजल की व्यवस्था करना, उनके वनोपज आधारित उद्योगों को स्थापित करना, पुनर्वास नीति में जो वचन दिए गए हैं उसको पूरा करना, ये सारी चीजों को अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी ये सफलता जो है बहुत ज्यादा असफलता में भी बदल सकती है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में बड़े संवेदनशीलता के साथ और बड़ी सतर्कता के साथ इस सफलता को लगातार कंटिन्यू करे तो बेहतर होगा। और मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि झीरम घाटी के संबंध में जितने भी लोग हैं उनसे जरूर पूछताछ की जाए ताकि उनसे जानकारी मिल सके। बिल्कुल, चलिए ये चिंता जायज भी है, लेकिन एक बात साफ है कि सभी मान रहे हैं कि नक्सलवाद अब खत्म हो गया है। हमने वो दौर भी देखा है जब दंतेवाड़ा के आगे आप बढ़ो तो एक खौफ का मंजर आ जाता था कि भाई आगे क्या हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है और नक्सलवाद के बड़े बड़े जो लीडर थे या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस सफलता को तो बीजेपी अपना बताएगी है सुंदरानी जी, लेकिन जो चिंता कांग्रेस ने व्यक्त की कि भाई आगे क्या होगा, कैसे संभालेंगे, सरेंडर हुआ है उनका क्या होगा, ये चीज़ें भी अपनी जगह हैं, ये चुनौतियां हैं आप लोग के सामने। देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, चुनौतियां सरकार के सामने रहती है और लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चुनौतियों से लड़ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार चुनौतियों से लड़ने में कभी पीछे नहीं हटी है। जो चुनौतियां आएंगी उससे लड़ेंगे। जब इतनी बड़ी चुनौती से मुकाबला करके पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया, जो डेडलाइन 31 मार्च तय की गई थी, मैं मोहन जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, नक्सलवाद की समस्या कोई आज की समस्या नहीं थी, ये 40 साल पुरानी समस्या थी। लगभग 30 साल कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार रही, राज्यों में भी और केंद्र में भी, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। कहीं न कहीं नक्सलियों के प्रति नरम रुख था कांग्रेस का, वामपंथी विचारधारा के पक्ष में कहीं न कहीं कांग्रेस का झुकाव था, इसलिए नक्सलवाद को कभी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं लिया। लेकिन एक साल में ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों डबल इंजन की सरकार, राज्य और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से नक्सलवाद को घुटनों के बल ला दिया। 4,500 से अधिक नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना निश्चित रूप से एक इतिहास बनाने जैसी घटना है। 2200 नक्सली या तो जेलों में हैं और बहुत सारे नक्सली मारे गए, मुठभेड़ों में मारे गए। तो निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने सारे नतमस्तक हो गए नक्सली और ये लाल झंडे की समाप्ति हुई है। कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा को लेकर जो लोग ये चल रहे थे और अलग से एक पैरेलल व्यवस्था
शासन के खिलाफ चला रहे थे, निश्चित रूप से उसका अंत हुआ है और सुखद परिणाम। जहाँ तक सुरेंद्र शर्मा जी का चिंता वाजिब है कि हमने कहा है कि विकास तो करेंगे, विकास करने के लिए तो नक्सलवाद से मुक्त किया है ना। निश्चित रूप से झीरम घाटी की घटना के बारे में तो मैं तो बड़ा अफसोस होता है। झीरम घाटी की बात जब भी उठती है हम भी उतने ही व्यथित है, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता उसमें शहीद हुए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी हमेशा इस बात को कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो सबूत न विधानसभा के पटल पे रखे गए, न विधानसभा के बाहर रखे गए, न 5 साल में उन लोगों के चेहरों को सामने लाया गया जिसके सबूत लेकर भूपेश बघेल जी चलते थे। किस मुंह से झीरम घाटी के बारे में सवाल खड़े करेगी कांग्रेस पार्टी? अब वो काफी लोग समर्पण कर चुके हैं, इसलिए एक उम्मीद है कि भाई उनसे तो पूछताछ होगी। नहीं, निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमारी सरकार निश्चित रूप से उस कर्तव्यों का पालन करेगी और सरकार के पास जो भी बातें आएगी और हम उस पर निर्णय लेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार दृढ़ता से नक्सलवाद को समाप्त कर चुकी है, ये बाकी बातें तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये एक अलग चैप्टर है, अलग विषय है, इस पर आएंगे। लेकिन हम आज नक्सलवाद की मुक्ति पर बात कर रहे हैं और जिस ढंग से संसद में चर्चा हो रही है उस पर एक एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं मिश्रा जी का। मिथिलेश जी, क्या देख रहे हैं अब आगे क्या होने वाला है? जिस ढंग की बातें रखी गई है उससे तो लग रहा है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बचे खुचे हैं वो भी उतने ताकत वाले नहीं हैं। अब होने क्या जा रहा है आगे, इसके क्या? मोहन, देखिए पिछले 2-3 वर्षों से जब आप पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सुरेंद्र जी, आऊँगा आपके पास, पहले मिथिलेश जी को सुन लेते हैं। शर्मा जी आप पहले मिथिलेश जी को सुन लेते हैं, फिर आऊँगा आपके पास। जी, पिछले 2-3 वर्षों से जो घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरनल एरियाज़ में मोबिलाइजेशन किया, आगे बढ़ी वो, और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने नक्सल नेतृत्व को, माओवादी नेतृत्व को धराशायी किया और उन्हें घुटने पर आने को मजबूर किया। और उससे ये स्पष्ट हो गया था कि अब ये सशक्त आंदोलन जो है बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार ने इसकी सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया था, सरकार ने इनके बैलिस्टिक चेन को ध्वस्त कर दिया था, इनके आर्थिक संसाधनों को चोक कर दिया था। तो नेतृत्वहीनता की स्थिति में स्वाभाविक था कि मास सरेंडर हुए, जो सरकार चाह रही थी, लोग मुख्यधारा की तरफ आ रहे हैं। अब जो स्पेस खाली हुआ है उसमें सरकारों का, समाज का, सारे लोगों का, सारे बड़े हिस्से भागीदारों का ये दायित्व बनता है कि वो आगे बढ़कर बस्तर के लिए खासकर और भी पूरे भारत के वो इलाके जो माओवादी लाल आतंक से पीड़ित रहे हैं, उसके लिए विकास की एक अधोसंरचना का निर्माण हो और एक विकसित क्षेत्रीय निर्माण का परिकल्पना प्रस्तुत करे केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, जिससे वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। तो मुझे लगता है कि बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है इन क्षेत्रों में। ठीक है, आमूल-चूल परिवर्तन होगा, लेकिन उसके लिए समन्वय जरूरी है, न केवल स्थानीय लोगों का, स्थानीय सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। तो सबको मिलकर चलना होगा। सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलते हैं, वो अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे। शर्मा जी, अब प्रदेश के लिए वो समय है जब हम नक्सलवाद की मुक्ति के बाद आगे बढ़े हैं राजनीति को छोड़कर, पर भी अभी भी कई ऐसे मौके आ जाते हैं जिसमें सियासत दिखाई देती है। नहीं, देखिए ऐसा है, सियासतदानों का काम ही सियासत करना है। अब जैसे अभी मैं सुन रहा था कि माननीय अमित शाह जी कह रहे थे कि सब कुछ के लिए जितना नक्सलवाद फैला है या जितनी भी अव्यवस्था है वो सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहने का प्रयास करते हैं कि 2014 के पहले देश में आजादी थी ही नहीं। अब ये अभी मैं उनका वचन सुन रहा था कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। अरे भाई, 2003 से 2018 तक तो आपकी सरकार थी। सबसे ज्यादा नक्सली दुर्घटनाएं उसी समय हुई। ताड़ मेटला का घटना हुआ, चाहे झीरम का घटना हुआ, चाहे बल्क के तादाद में जो सुरक्षा सैनिक मारे गए, इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। बात दरअसल ये है कि किसी भी व्यवस्था को अगर बदलना होता है तो इस सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई
और उसमें बदलाव हुआ है। मगर वही बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी जैसे आपके एक्सपर्ट साहब कह रहे थे कि ये अब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक कहानी शुरू हुई है। आज अब बस्तर के आदिवासियों की जो आकांक्षा है, उनके जो सपने हैं, ठीक। या जिन लोग वर्षों 40-40 साल 45-45 साल नक्सलवाद के उसमें छाए में अपना जीवन बिताए हैं, क्या वो एकदम बदल जाएंगे, या उनको बदलने का या उनकी प्रतिभा का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? ये सारी चीजों को सरकार को देखना पड़ेगा। और मैं तो एक भारतवासी होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते इस मामले में मैं सरकार की सफलता ही चाहता हूँ, सफलता की कामना करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में बस्तर हमारा एक स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो सभ्यता है, मगर इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वहां पर आप जो है इस तरह के उद्योग लगाएंगे जिससे जल जंगल जमीन को नुकसान होगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। वहां पर वनोपज आधारित ही उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों की जीवन की स्थिति में सुधार होने चाहिए, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, और उनकी नहीं, लेकिन भरभंसाहट इस बात के लिए तो साथ- शाबाशी देंगे ना शर्मा जी। आज उस पॉइंट में तो हैं कि हम आगे की बात कर पा रहे हैं। ऐसा समय था जब कि नक्सलवाद की वजह से तो विकास ही नहीं हो पाता था, वहां पहुंचना ही मुश्किल था, लेकिन अब आगे की बात तो हो रही है। मैंने शाबाशी दी ना, मैं तो कह रहा हूँ ये सफलता है, देश की सफलता है, सुरक्षा कर्मियों की सफलता है। अगर इस सरकार के नेतृत्व में हो रहा है तो इसकी भी सफलता मानी जाएगी। मगर ये जो ये बीच में जो पूंछ लगा देते हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये जो इनकी आदत है, ये बुरी आदत है। हम तो खुले दिल से, जो अच्छी बात है, नक्सलवाद देश में समाप्त हो रहा है, तो अच्छा है, स्वागत है इसकी। हम जरूर इसकी सफलता की कामना भी करते हैं। भविष्य में भी ये शांति बनी रहे और छत्तीसगढ़ और पूरा देश उन्नति के रास्ते में चले, ये हर भारतवासी की आकांक्षा होती है, हमारी भी है। ठीक है, बहुत तारीफ भी मिल रही है, लेकिन अगर और पर के साथ देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है और हर चीज़ में किंतु परंतु और प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उनका जिम्मेदारी है। लेकिन हम सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। जब हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया है तो निश्चित रूप से जो पैसा नक्सलवाद के ऊपर खर्च होता था वो पैसा विकास पे जब लगेगा तो बस्तर सबसे सुंदर प्रदेश का हिस्सा माना जाएगा और अपार संभावना है विकास की। और विकास करने में विष्णुदेव साय जी की सरकार साए साए विकास करना चाहती है और बस्तर के जन आकांक्षाओं पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। ठीक है, चलिए। और ये विश्वास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सलवाद खत्म इसी शर्त पर किया गया है कि आगे विकास होगा। मिथिलेश जी, क्या देख रहे हैं अब, कितना बदलाव दिखाई देगा आम जनजीवन जो नक्सलवाद से प्रभावित था? देखिए मोहन, आप जानते हैं कि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। हम लोग कई पीढ़ियों से वहाँ पर रहते आए हैं। भारत में बस्तर एक अलग संस्कृति और जनजातीय एक रहन सहन और एक उसकी अलग संस्कृति रही है, अलग इतिहास रहा है। मानवीय सभ्यता के प्राचीन इतिहास को अगर आप समझेंगे तो आप बस्तर को समझ पाएंगे। बीच का एक कालखंड ऐसा है जो कई स्वरूपों में काफ़ी विवादास्पद है और हिंसात्मक है। अगर वो वहाँ से हट जाता है और सरकार उसमें दृढ़ निश्चय करती है कि यहाँ पर लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तित होगा। लेकिन मेरा सवाल इस पे ये है और एक मैं संदेह भी व्यक्त करता हूँ कि सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रहने वाली या सरकारी व्यवस्थाओं से निर्मित कोई व्यवस्था जो है वो कितनी टिकाऊ होगी, इसको खुलकर समझ लेना चाहिए। और विकास की पूरी प्रक्रिया की धारा जिन क्षेत्रों से बहाई जानी है उन क्षेत्रों के लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक नेतृत्व की, मीडिया के लोगों की, वहाँ के रिटायर्ड लोगों की, सारे जो समाज के धड़े हैं उनसे बात करके और एक समूह और व्यू रचना की जानी चाहिए कि वस्तुतः बस्तर में जो विकास का ढांचा होगा और एक परिकल्पना होगी और वो मूर्त रूप लेगी, वो कैसी होगी और संतुष्टि का स्तर किस स्तर तक का होगा। तब हम ये कह पाएंगे कि परिवर्तन जो है वो आम जनमानस के अनुसार हुआ और वो सर्वस्वीकृत है। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। समय की थोड़ी बाध्यता है, विषय काफ़ी बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह कि नक्सलवाद अब हमारे छत्तीसगढ़ से भी जा चुका है और देश से भी जाने की उसकी तैयारी है। और इसकी घोषणा
लोकसभा में हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम इस पर और चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। श्रीचंद सुंदानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।